गेहूं की इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती के फैसले पर सरकार का दावा है कि इसे उत्पादन के आंकड़ों से जोड़कर नहीं देखा जाए। कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा है कि इंपोर्ट और उत्पादन आंकड़ों का कोई संबंध नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि खरीद कम या ज्यादा होना उत्पादन आंकड़ों पर आधारित नहीं है। 11-12 में जो उत्पादन हुआ, 12-13 में उत्पादन उससे 1.44% कम हुआ, लेकिन अधिप्राप्ति 34.30% कम हुआ। तो इसका मतलब उत्पादन और अधिप्राप्ति से कोई मतलब नहीं। इसी तरह से 6, 7 और 7, 8 का भी आप देखेंगे तो यही स्थिति है। किसान वोट करके रखा है। तीसरी बात कि ये आंकड़े राज्यों से आते हैं, और ये आंकड़े जो राज्यों से आते हैं तो पहली बार में उत्पादन और अधिप्राप्ति लोकेट होगा। आप देखिएगा तो ये साबित करता है कि खरीद कम या ज्यादा होना, इसका उत्पादन से मतलब, अधिप्राप्ति से उससे मतलब अधिक होता तो 4-4, 5-5 बरस के ऐसे आंकड़े मेरे पहले के इस साइट पर पड़े हुए हैं। और कृषि मंत्रालय की इस सफाई पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ कमोडिटी गुरु जी चंद्रशेखर जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर जी, आपने अभी कृषि मंत्री को सुना, यहाँ पर कह रहे हैं ना उत्पादन के आंकड़ों से संबंध है, ना सरकारी खरीद के आंकड़ों से संबंध है। तो फिर ये बात समझ में नहीं आ रही कि किस वजह से सरकार ने गेहूं पर इंपोर्ट ड्यूटी घटा दी है, बेसिस क्या है फिर? हाँ, बहुत यही सवाल है, क्योंकि संजय, हम मान लेते हैं कृषि मंत्री जो बोलते हैं कि उत्पादन और खेती में कोई संबंध नहीं, खरीद का कोई संबंध। दूसरा 2 कारण हो सकता है। एक है भाव, फ्यूचर प्राइस और कैश मार्केट प्राइस दोनों 2000 रुपया प्रति क्विंटल से ज्यादा है। एक और दूसरा है कि हमारे जो स्टॉक है सेंट्रल पूल में वो काफी कम हो चुका है। हाँ। और फसल के पेट और भी कम हो जाएगा, ये भी मल्टी ईयर लो। तो खतरा हुआ है फॉर एन बिग अपसाइड रिस्क इन वीट प्राइस। तो मैं समझता हूँ कि वित्त मंत्रालय ने निर्णय लिया है, और वित्त मंत्रालय का ही एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है इस पे, टू रिड्यूस द ड्यूटी टू 0। तो जरूर वित्त मंत्रालय उत्पादन के आंकड़े, स्टॉक के आंकड़े, भाव और ड्यूटी स्ट्रक्चर सब देखते हुए ही उनका निर्णय हुआ है कि 0 ड्यूटी में इंपोर्ट को अलाउ करना चाहिए। ओके, सो क्लियरली संबंध है इन सब चीजों का, लेकिन वो ये सामने पेश नहीं करना चाहते, क्योंकि एक तरह से जिस तरह के रिकॉर्ड एस्टिमेट्स की उन्होंने बात की थी, कहीं वो यहाँ पर एक मजाक बनता हुआ दिख रहा है। इसी वजह से वो सामने से इसे इंटरलिंक नहीं कर पा रहे हैं। चंद्रशेखर जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और उस पॉइंट को सामने रखने के लिए। हमारे साथ एंजल कमोडिटीज के अनुज गुप्ता भी हैं। अनुज, गेहूं की कीमतों में हमने गिरावट देखी, एक दबाव देखा है, जिस तरह के बयान आ रहे हैं, जिस तरह की स्थिति अभी बरकरार है और गवर्नमेंट पॉलिसीज को देखते हुए अब आपको क्या लग रहा है, गेहूं की कीमतों में रुख कैसा रहने वाला है, क्या किया जा सकता है? देखिए नेहा जी, जब आयात शुल्क घटाने की खबर आई थी तो उसके बाद से ही हमने देखा था कि भाव नीचे आने लगे थे, और अगर हम देखें तो आज वायदा व्यापार में कॉन्ट्रैक्ट लो टच किया है, करीबन 1910 के आसपास का जनवरी कॉन्ट्रैक्ट में। तो कहीं ना कहीं बिकवाली का जो माहौल है वो यहाँ देखने को मिला है खबर आने के बाद में, और हमने देखा है कि कहीं ना कहीं जो 2017 में एक्सपेक्टेशन है कि जो पैदावार है वो बढ़ सकती है, तो उसका सर भी भाव में नीचे आते हुए दिखाई दिया है। मुझे लगता है कि अभी फिलहाल जो ट्रेंड चल रहा है वीट में, जो हमने 2016 के नवंबर में देखा था कि करीबन 2100 रुपए तक, 2180 रुपए तक भाव जाते हुए देखे थे, अब मुझे लगता है कि भावों में गिरावट आती हुई देखने को मिल सकती है, और एक्सपेक्टेशन भी यही लग रही है कि आने वाले साल में जो क्रॉप अच्छी हो सकती है तो हो सकता है कि भाव और नीचे आते हुए दिखाई दें। मुझे लगता है कि फिलहाल जो वीट में ट्रेंड बना है वो डाउन साइड का बना है। टेक्निकल चार्ट्स पे देखें तो अभी वीट एक वीकनेस की तरफ ही दिख रहा है। मुझे लगता है कि नीचे करीबन 1800 रुपए तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों ही इंडिकेट ये कर रहे हैं कि जो वीट में भाव है वो नीचे की तरफ आते हुए दिखाई देंगे।
देखेंगे। ओके, यानी कि दबाव यहां से और जारी रहेगा। इस समय एनसीडीएक्स पर गेहूं है तकरीबन 1% नीचे 1900 के पास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। चलिए यहां पर कमोडिटी मार्केट का एक बार चेक ले लेते हैं। सोने में हम देख रहे हैं लगातार तेजी जारी है और आधे % ऊपर इसमें हमने ट्रेड्स होते हुए देखे। चांदी में भी अच्छी खासी बढ़त के साथ ट्रेड हो रहा है, 1% ऊपर हमने यहां पर भी कारोबार होता हुआ देखा। डॉलर में जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गिरावट आई उसका खासा सपोर्ट मिला है। कच्चे तेल में इसके ठीक विपरीत हमने दबाव देखा, आधे से 1% फिसल कर हमने इसे ट्रेड करता हुआ देखा है। अभी 1% की गिरावट के साथ ट्रेड हुआ। दरअसल अमेरिका में भंडार तकरीबन 42 लाख बैरल बढ़ गया। एक्सपेक्टेशन थी कि उसमें तकरीबन 21 लाख बैरल की गिरावट आएगी। इसी बीच बेस मेटल्स में काफी उठापटक का दिन रहा है। कॉपर मजबूत रहा लेकिन ज्यादातर मेटल्स में अभी दबाव दिख रहा है। 1/4 से 1.5% तक की गिरावट दिख रही है। जिंक सुबह के सत्र में भी सबसे दबाव वाला मेटल था और अभी भी सबसे बड़ा लूजर फिलहाल यही दिखाई दे रहा है। एग्री कमोडिटी मार्केट में खाने के तेलों में तेजी दिखी है। हालांकि बुआई बढ़ने से सरसों की जो चाल है वो कुछ सुस्त पड़ी है। मसालों में इलायची का दाम हमने बड़ी तेजी से चढ़ते हुए देखा। फिलहाल एमसीएक्स पे 2.25% ऊपर है। हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल कमोडिटीज के नवनीत दमानी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अनुज, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, एग्री कमोडिटी मार्केट में आज आपकी 2 हॉट पिक्स कौन सी रहेंगी? देखिए नेहा जी, हमारी 2 पिक में से एक पिक रिफाइंड सोया रहेगी। हमने देखा है कि रिफाइंड सोया एक लोअर लेवल से बाउंस बैक हुआ है। मुझे लगता है कि रिफाइंड सोया में एक जो रैली है अभी एक बढ़ सकती है और ऊपर टारगेट करीबन 730 रुपये तक बन सकता है, नीचे स्टॉप लॉस करीबन 705 पे लगा सकते हैं। दूसरी तरफ हमने देखा है कि ग्वार सीट के अंदर एक तेजी का माहौल आते हुए देखा है। मुझे लगता है कि ग्वार सीट के अंदर करीबन 3230 के आसपास से बाय इनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस करीबन 3100 पर रहेगा। टारगेट 3480 तक देखने को मिल सकता है। तो रिफाइंड सोया और ग्वार सीट मुझे लगता है कि इनमें शॉर्ट टर्म के लिए बाय इनिशिएट कर सकते हैं। ओके नवनीत, आपको नॉन एग्री कमोडिटी मार्केट में कमाई के मौके आज कहां दिख रहे हैं? जी, नॉन एग्री स्पेस में मैं सिल्वर पे बुलिश हूँ। मुझे लगता है कि सिल्वर एक बहुत अच्छा बेस बनाते हुए नजर आ रहा है। 39,600 के आसपास बाय इनिशिएट किया जा सकता है। 40,100 का टारगेट मेंटेन कर सकते हैं और स्टॉप लॉस 39,350 के नीचे मेंटेन करना चाहिए। दूसरा पिक रहेगा कॉपर। कॉपर एक बहुत स्टेबल चाल दिखा रहा है। हमने देखा है बाकी सारे बेस मेटल प्रेशर में कॉपर एक डिफरेंशियल मूव दिखा रहा है। तो मुझे लगता है कि कॉपर में एक आने वाले समय में अच्छी तेजी देखने मिल सकती है। 378 के आसपास बाय करना चाहिए। 384 का टारगेट रहेगा और 376 के नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ऑलराइट, चलिए ये तो रही हमारे दोनों एक्सपर्ट्स की आज हॉट पिक्स, लेकिन फोकस हम चांदी में करेंगे। चांदी ने साल के अंत में अब जाते जाते बाजार को चौंका दिया है। सोने के मुकाबले इसमें तेजी ज्यादा रही है। इस हफ्ते के दौरान हमने इसे 800 रुपए तक बढ़ते हुए देखा है। हमारे साथ CNBC TV 18 की कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता जुड़ चुकी है। मनीषा, हाय। ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत कम है और आमतौर पे इस समय इस सीजन में ऐसा देखने को मिलता है। बेस मेटल्स कमजोरी दिखा रहे हैं। चांदी जो कि इस पूरे साल बेस मेटल से अमूमन डीलिंक ही रही है, अब यहाँ पर इसको सपोर्ट अचानक से कहाँ से मिल रहा है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा नेहा। आई थिंक ये जो 2017 के आउटलुक रिपोर्ट्स हैं वहां पर सभी ने चांदी को ज्यादा तवज्जो दी और उसका सीधा असर हमने यहाँ पर प्राइसेस में आते हुए देखा है। और जैसे आपने कहा भी कि चांदी ने यहाँ पर सोने को आउट परफॉर्म किया है। एक्चुअली पूरे प्रेशियस मेटल्स को अगर देखें तो हमने पैलेडियम में यहाँ पर 21% की तेजी देखी है, चांदी में 16% की बढ़त और सोने में करीबन 9% की तेजी आते हुए देखी है। तो चांदी क्लियरली यहाँ पर सोने को आउट परफॉर्म कर ही रही है। आप ETF एंड स्पेक्युलेटिव हेज फंड्स की बाइंग देखें तो वो भी चांदी में यहाँ पर ज्यादा आई है। प्राइसेस ऑफ कोर्स इस वक्त साल के हाई से काफी नीचे हैं। हमने इस साल इंडिया में 48,000 के लेवल्स भी देखे हैं, वहां से करीबन 38,000 के लोज भी देखे हैं। तो ऑफ कोर्स इट्स ऑफ इट्स लोज, पर जो फंडामेंटल्स हैं वो यहाँ पर अभी भी पॉजिटिव हैं, सपोर्टिव हैं। अगर आप डिमांड सप्लाई नंबर्स देखें तो ग्लोबल मार्केट्स में एक्सपेक्टेशन ये है कि 1.15 बिलियन आउंस की यहाँ पर डिमांड रह सकती है। जहां तक सप्लाईज की बात है वो 1.03 बिलियन आउंस की रहेगी और ये करीबन छठा ऐसा साल है जब हम लगातार यहाँ पर डेफिसिट चांदी में बनता हुआ देख रहे हैं। जैसे कि रिपोर्ट्स में भी देखने को मिला है कि सोलर और इलेक्ट्रिसिटी जो इंडस्ट्रियल डिमांड है चांदी की वो 2017 में यहाँ पर आगे जाके बढ़ सकती है। तो आई थिंक इन सब चीजों का असर यहाँ पर चांदी में है। और इसके अलावा अगर आप कॉमर्स बैंक, HSBC, UBS इन सब की रिपोर्ट्स देखें तो इन सबका मानना है कि 18 से 19 डॉलर का लेवल जो है वहां पर चांदी अगले साल एवरेज कर सकती है। तो आई थिंक इन करंट लेवल से यहाँ पर एक खरीदारी का मौका है। बिल्कुल, और जाहिर तौर पर काफी एक्सपर्ट से भी जब बात की तो वो सोने से ज्यादा चांदी में एक बेहतर रिटर्न की गुंजाइश अगले साल भी देख रहे हैं। शुक्रिया मनीषा हमारे साथ जुड़ने के लिए, वो डिटेल्स रखने के लिए। हमारे साथ नवनीत भी बने हुए हैं। नवनीत, मैं देख रही हूँ आज आपने हॉट पिक भी चांदी में दी है, लेकिन चांदी के मूव पर मैं थोड़ा सा समझना चाहूंगी। इस साल हमने देखा है चांदी ने सोने को
पूरी तरह से फॉलो किया है। फर्स्ट हाफ में जब तेजी आई सोने में, तब चांदी ने भी तेजी दिखाई। जब सोने ने गिरना शुरू किया तो चांदी की कीमतें भी फिसली। तो 2017 कैसा रहेगा? चांदी सोने को फॉलो करेगी या मेटल्स को? जी, चांदी जो है कभी इंडस्ट्रियल मेटल जैसे बिहेव करती है, कभी एक प्रेशियस मेटल जैसे बिहेव करती है। जैसे कि आपने स्टार्टिंग में बताया कि चांदी ने सोने को आउट परफॉर्म किया, दैट इज बिकॉज कि इंडस्ट्रियल मेटल जो है उन्होंने काफ़ी आउट परफॉर्मेंस दिखाया है। कॉपर हम देखें जो लीडिंग मेटल है, करीब 20% ईयर टू डेट गेंस पे एंड कर रहा है अपना ईयर। और अगर हम जिंक की बात करें तो करीब 60% के ऊपर ईयर टू डेट गेंस है। तो मोस्ट ऑफ द मेटल एक्सेप्ट फॉर निकल हैव सब्सटेंशियल गेंस दिस ईयर। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में चांदी बहुत अच्छा लुक्रेटिव बेट रहेगा। मुझे गोल्ड भी बॉटम आउट होता हुए नजर आ रहा है, बट चांदी मुझे ज़्यादा लुक्रेटिव लग रहा है। ऐसा लगता है कि चांदी आने वाले समय में प्रॉब्ली 2017 में 20 से 25% के रिटर्न्स दे सकती है। ओके, ऑलरेडी 2016 में हमने देखा परफॉर्मेंस सोने के मुकाबले चांदी का बेहतर रहा है। और नवनीत भी मानते हैं कि अगले साल भी आप चाहें तो चांदी पे बेट करके चल सकते हैं। 20% तक की कमाई अगले साल पॉइज्ड है चांदी के लिए। हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन बने रहिए CNBC आवाज के साथ। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे कमोडिटी कॉल में शुरू करेंगे सवाल जवाब का सिलसिला। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल। सतीश कुमार हमारे पहले दर्शक फोन लाइन पर राजस्थान से जुड़ चुके हैं। सतीश जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्कार जी, मेरा सवाल ये है जी कि अब जैसे 1 तारीख से ये कच्चे तेल की वो हो रही है भी कम पैदावार होगी, तो उसके साथ साथ जैसे कच्चा तेल बढ़ रहा है, गुवार उतना नहीं बढ़ रहा है, ये 2-3 महीने तक क्या पोजीशन है, कहाँ तक जाएगा? ओके, चलिए, तो बेसिकली ये जानना चाह रहे थे कि गुवार की कीमतें का यहाँ से आउटलुक कैसा रहेगा। अनुज, आपको क्या लग रहा है? इन्होंने सही कहा कि कोरिलेशन तो सीधा सीधा होता है कच्चे तेल के मूवमेंट के साथ, लेकिन उस तरह की तेजी नहीं दिख रही है। क्या ग्वार पॉइज्ड है अब एक बड़ी तेजी के लिए? देखिए नेहा जी, अगर हम पूरे ओवरऑल ग्वार का प्राइस रेंज देखें 2016 में अभी तक कमाए तो करीबन नीचे में 3000 से लेकर ऊपर 3800 रुपये तक की रेंज देखने को मिली है। और अगर हम देखें तो अब भाव करीबन 3220-3230 के आसपास आ गए हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं अब जो भाव है, अगर हम टेक्निकल चार्ट्स पे देखें तो ओवरसोल्ड कैटेगरी में, जहाँ से हमें लगता है कि काफ़ी लिक्विडेटिव हो सकता है, बाई इनिशिएट कर सकते हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो क्रूड से अगर हम रिलेशन देखें इसका, तो डेफिनेटली हमने देखा है कि क्रूड में ज़्यादा तेजी देखने को मिली है कंपेरेटिवली ग्वार सीड के। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो उसका जो प्रोडक्शन रहा है वो कम रहा है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर क्रूड यहाँ से और आगे चलता है, जैसे कि हम मान रहे हैं कि क्रूड के भाव $58 या $62 तक आ सकते हैं, तो डेफिनेटली अगर क्रूड उस रेंज में चलता है तो एक ग्वार सीड में भी, एक ग्वार गम दोनों में ही एक तेजी का माहौल देखने को मिलेगा। और अगर हम देखें तो पिछले 2 दिनों में इसमें करीबन 100 रुपए की तेजी हम देख चुके हैं। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ग्वार सीड में धीरे धीरे तेजी देखने को मिलेगी। हालांकि अगर हम लेवल वाइज बात करें तो इनिशियली हमें लगता है कि 3500 के आसपास इसमें रेजिस्टेंस लेवल रहेगा, जहां तक भाव देखने को मिल सकते हैं। 3500 के ऊपर अगर भाव चलते हैं तो नेक्स्ट टारगेट 3800 रुपए तक देखने को मिल सकता है। ओके, यानी कि बिल्टअप अब यहाँ से फिर से शुरू होगा। MP का रुख करते भरत जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर नमस्कार, क्या सवाल है आपका? हेलो। हाँ भरत जी, अपना सवाल पूछिए। मैंने 250 रुपए से सेल करी है। किस भाव से? 250 रुपए से सेल करी है। ओके, 250 पर आपने नेचुरल गैस सेल की है। नवनीत, नेचुरल गैस में आपका किस तरह का आउटलुक है? हमने आज थोड़ा प्रेशर देखा है, क्या लगता है अब इनको क्या करना चाहिए? जी, नेचुरल गैस का आउटलुक काफ़ी पॉजिटिव है। मुझे लगता है कि टेक्निकली भी बहुत स्ट्रॉन्ग है और फंडामेंटली भी इसमें जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं वो एक पॉजिटिव टेरिटरी दिखा रहे हैं। मुझे लगता है कोई भी डिप 260-258 के आसपास आए तो इनको निकल जाना चाहिए। मेरा मानना है कि ये प्राइसेस रैली करके 266 और इवेंचुअली 272 तक भी जा सकते हैं। ओके, महाराष्ट्र का रुख करते हैं। नितिन जी हमारे साथ फोन लाइन पर। नितिन जी पूछिए अपना सवाल। मेरे पास कॉटन सीड केक है 30 टन, हाँ, 1911 के भाव की। ओके, कॉटन सीड के बारे में आप जानकारी चाहते हैं? सीड केक है। ओके, कोई और भी कमोडिटी है? सोयाबीन है।
सोयाबीन है, किस भाव से? सोयाबीन है 2811 के भाव से। 2811 के भाव से। ओके अनुज, दो सवाल है। एक तो कॉटन सीड में है 1911 के हिसाब से 30 टन, तो क्या करना चाहिए? देखिए कॉटन सीड ऑयल के हमने देखा है पिछले 2 दिनों में थोड़ी करेक्शन देखने को मिली है, बट मुझे लगता है कि भाव जितना नीचे आए हैं यहाँ से एक अच्छा होल्डिंग कैपेसिटी अगर है तो होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि आने वाले टाइम में कॉटन पैक के अंदर तेजी देखने को मिलेगी। तो अगर ये होल्ड कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि अगेन 2050-2100 रुपये तक की रेंज आने वाले 15 से 20 दिनों में देखने को मिल सकती है। ऑलराइट, और एक सवाल इनका सोयाबीन में भी है। यहाँ पर 2811 के भाव से इन्होंने खरीद की पोजीशन खड़ी की है। देखिए सोयाबीन हमने देखा है कि 2016 के बिल्कुल लोअर लेवल्स पर आया है और हमने देखा है कि पिछले 2 दिनों में काफ़ी अच्छा बाउंस बैक यहाँ देखने को मिला है। मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छे लेवल पे इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, तो अगर ये होल्ड करते हैं तो इनको करीबन 3200 रुपये तक की रेंज देखने को मिल सकती है। हालांकि जो सप्लाई साइड है वो काफ़ी स्ट्रॉग है, तो एडवाइस है कि 3200 के आसपास एक बार प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो सकते हैं। ऑलराइट, चलिए इसी नोट पर हम रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ। जलगांव से जावेद जी हमारे साथ फोन लाइन पर है। सर नमस्कार, क्या सवाल है आपका? हाँ नमस्ते। मेरा सिल्वर लिया हुआ है 2 किलो 38,950 पर। 38,950 पर लिया, कितना रुक सकते हैं आप? हाँ ये मतलब मीन्स ये जो है हाँ 2 दिन में। ओ अच्छा, मतलब छोटी अवधि के लिहाज से आपने लिया है। नवनीत, इनके लिए क्या रिकमेंडेशन होगी? एक अच्छे भाव पर लिया है लेकिन बहुत ज्यादा रुकना नहीं चाहते हैं। जी मुझे लगता है ये करंट एक्सपायरी की बात कर रहे हैं इसलिए 2 दिन कह रहे हैं। जी, मुझे लगता है कि एक अच्छी बहुत प्रॉफिटेबल ट्रेड है इनके पास, और अगर ये होल्ड कर सकते हैं तो होल्ड करना चाहिए। 40,100 का टारगेट और आने वाले समय में 40,500 भी देखने में मिल सकता है। कोई स्टॉप लॉस इनको मेंटेन करना चाहिए तो अपने प्राइस का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, या लोअर लेवल पे 39,350 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए करंट भाव से। ओके, मुरादाबाद से राजेंद्र जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर नमस्कार, क्या सवाल है आपका? सर मैडम मेरे पे एक मेंथा ऑयल है हेयर पैटिस पे जनवरी और एक जिनसे 178 पे, और मैं पूछना चाहता हूँ कि मेंथा ऑयल में और इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ? ओके, मेंथा में ये समय होता है अच्छी खासी तेजी का। अनुज, क्या रिकमेंडेशन है? 1035 पर इनकी पोजीशन पर आप क्या कहेंगे, क्या बने रहना चाहिए? देखिए बिल्कुल लास्ट अगर हम देखें तो लास्ट शो में मैंने डिस्कस भी किया था कि 1000 के ऊपर अगर भाव चलते हैं तो एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी, और मुझे लगता है कि वो रैली अब कंटिन्यू होती हुई दिखाई देगी, और मुझे लगता है कि ऊपर 1080-1090 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो अगर इनकी पोजीशन है इसमें तो उसको होल्ड करके चलें, नीचे स्टॉप लॉस 1000 का लगाएं, ऊपर 1080 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट, नवनीत, जिंक में आपकी क्या समझ है? 178 पर इनकी पोजीशन आपको कैसे दिख रही है? जी पूरे बेस मेटल पैक पे जिंक में सबसे ज़्यादा वीकनेस देखने मिली लास्ट 2 से 3 सेशन में। मुझे लगता है कि जिंक में थोड़ी और वीकनेस एक्सटेंड हो सकती है, और 171 का भाव हम देख सकते हैं। अगर इनकी होल्डिंग कैपेसिटी है तो होल्ड करिए, अदरवाइज एग्जिट करना बेटर रहेगा। ओके, एग्जिट करने में ही यहाँ पर भलाई है, दबाव जिंक में जारी रहेगा। चलिए इसी के साथ कमोडिटी कॉल में वक्त यहीं समाप्त होता है। अनुज, जाने से पहले आपके डिस्क्लोजर। देखिए हमने यहाँ पर जो भी स्टडी डिस्कस करी है उसमें मेरी पर्सनल पोजीशन नहीं है, क्लाइंट्स को बताई गई है उनकी पोजीशन हो सकती है। ओके, नवनीत, आपके डिस्क्लोजर। जी मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है, पर इनमें से काफ़ी स्ट्रेटेजीज हमने अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट की है। ऑलराइट, अनुज, नवनीत, बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे सारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। तो कमोडिटी कॉल में आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए, देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।